हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह टॉपिक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि यह चीज़ नॉर्मल होती है। सो यस फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन से पेशेंट में यह समस्या होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो पहले हम बात करते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब लीकेज होने की समस्या। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि आपके रिलेटिव्स में है या तो आपके फ्रेंड्स में वो लोग बात करते होंगे कि खांसी करते हैं या तो ज़्यादा एकदम हंसते हैं, खुशी के मारे ऐसे एकदम जब भी अच्छी सी खुल के हंसते हैं तभी थोड़ा सा पेशाब लीक हो जाता है या तो पेशाब छूट जाता है। सो मैं इसी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि जो भी कोई महिला या तो पुरुष है उसको पेशाब रोकने के लिए तकलीफ हो रही है, यानी कि उनको चाहते हुए भी वो पेशाब रोक नहीं सकते हैं, यानी कि इनवॉलंटरली कि उनको पता भी नहीं है और पेशाब छूट जाता है। और काफ़ी बार हमने देखा है कि जैसे हमारे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं आती हैं, कि कभी कभी वो ऐसा कहते हैं कि जब भी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, ज़्यादा खांसी वगैरह है, वह समय पे वह कोई सोशल गैदरिंग में भी जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अगर ज़्यादा खांसी आती है तो भी पेशाब छूट जाता है, या तो कभी कभी उनको डायपर वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही पेशेंट को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन होना, इचिंग की समस्या होना, उसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज और यूट्रस वगैरह में भी इन्फेक्शन की समस्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के बाद देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बताती हूँ आपको कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि जब भी जो पेट का भाग है, पेड़ों का भाग है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि एकदम जब भी ज़्यादा हंसते हैं, खांसी करते हैं, इवन काफ़ी पेशेंट में देखा है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ज़्यादा टॉयलेट के टाइम वो जोर करते हैं तो भी पेशाब छूट जाता है। सो ऐसी जो भारी सामान उठाते हैं तभी भी पेशाब छूट जाता है। सो इसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दूसरी जो उसकी टाइप है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी कि काफ़ी बार जैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, या तो स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ तो जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है कि जिनका पीरियड मासिक स्राव बंद हो चुका है, ऐसी महिलाओं को काफ़ी बार वो तकलीफ़ लेके आते हैं कि मैम पेशाब लगती है और जब वो लोग वॉशरूम तक पहुँचते हैं उसी के बीच में पेशाब छूट जाती हैं, या तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होने लगती है या तो पूरी पेशाब छूट जाती है। और कभी कभी उनको लगता है कि बाथरूम जाके आए हैं, वॉशरूम जाके आए हैं, फिर भी उनको लगता है कि वापस उनको पेशाब जाने की जैसी फीलिंग आ रही है, तो जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जैसे कि काफ़ी बार यह जो प्रॉब्लम है मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनको जैसे यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वह बढ़ जाता है, या तो उनको ऐसा लगता है कि बार बार पेशाब करने जैसी फीलिंग आती है। और जनरली मेल्स में जिनको प्रोस्टेट वगैरह की तकलीफ होती है उनमें यह सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। और चौथा जो प्रकार है कि फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, और उसके जो रीजंस रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं, ऐसे पेशेंट में फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस की समस्या पाई जाती है। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है
वह कौन से पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो उसके रिस्क फैक्टर्स जो हम कहते हैं वह क्या क्या है। जैसे कोई भी महिला है जिसकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, यानी कि वजाइनल बर्थ उन्होंने दिया है, या तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है लेकिन फॉरसेप्स या तो वैक्यूम वगैरह से डिलीवरीज हुई है, या तो पेरिनियल ट्रॉमा, जैसे ही वैक्यूम या तो फॉरसेप अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से अगर ट्रॉमा पहुंचा है, तभी भी ऐसे पेशेंट के जो लिगामेंट्स रहते हैं, पेरिनियल मसल्स रहते हैं, वहाँ पे अगर ट्रॉमा पहुंचा है तो ऐसे पेशेंट हाई रिस्क हो जाते हैं। दूसरे जो मिनोपॉजल, पोस्ट मिनोपॉज, कि जिनका मासिक स्राव बंद हो चुका है, ऐसी जो महिलाएं हैं और जिनमें एक से ज़्यादा डिलीवरीज, जैसे मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज हुए हैं, ऐसे पेशेंट इसके लिए हाई रिस्क माने जाते हैं। दूसरे हैं कि अगर डिलीवरी के समय बच्चे का जो वेट है अगर मोर देन 4 kg है, तो ऑब्वियसली जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज हम कहते हैं कि फॉरसेप्स या तो वैक्यूम डिलीवरी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दूसरे कि आज की इस युग में हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी का रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है। जो भी महिलाएं हैं जिनमें पीसीओडी का प्रॉब्लम है या तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट में भी इनकॉन्टिनेंस की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है या तो पेशाब लीक होने की जो समस्या है, वह शुरुआत कैसे होती है और क्यों होता है ऐसा। तो जैसे यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो पेशाब का जो थैली रहता है, और मतलब जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, ब्लैडर नेक रहता है और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा रहता है, और उसके बाद पेशाब बाहर निकलने का रास्ता रहता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो स्फिंक्टर रहता है वह उसे टाइटली होल्ड करता है, जो मसल्स हैं वह एकदम टाइट रहते हैं, और ब्लैडर नेक और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा जो रहता है वह नॉर्मली इंट्रा एब्डोमिनल रहते हैं, यानी कि वो एब्डोमिनल पार्ट में रहता है। जब भी जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए, ऐसे जो पेशेंट है जिसमें पेल्विक ट्रॉमा पहुंचा है आइदर बिकॉज ऑफ डिलीवरी या तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से, या तो बच्चे का वज़न ज़्यादा है उसकी वजह से, या तो पर से ओबेसिटी की महिला का जो वज़न है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लैडर नेक और जो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा जो रहता है वह नीचे के भाग में आ जाता है, यानी कि वो एब्डोमिनल नहीं रहता है, वो उसकी जो पोजीशन है वह नीचे की तरफ खिंच जाती है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी महिला खांसी करते हैं या तो भारी वजन वगैरह उठाते हैं, वह समय पे उनका जो इंट्रावसाइकल प्रेशर यानी कि ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वह ज़्यादा रहता है यूरेथ्रल प्रेशर की कंपैरिजन में। तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो स्फिंक्टर हम बोलते हैं या तो जो रिंग बोलते हैं जो टाइट रहनी चाहिए वो लूज़ हो जाती है और यूरिन लीक शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यह मैंने आपको पूरा उसका मैकेनिज़्म बता दिया। अभी हम बात करते हैं कि उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसके ग्रेड्स क्या क्या होते हैं। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के 4 ग्रेड्स रहते हैं। जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है कि पहले की ग्रेड 0 रहता है कि पेशेंट को कोई समस्या नहीं है। ग्रेड 1 जो है कि ड्रॉपलेट्स ऑफ यूरिन आता है ऑन स्टैंडिंग, कि पेशेंट जब भी खड़ा रहता है तो उसको सिंपल ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स यूरिन पास हो जाता है। ग्रेड 2 जो है कि यूरिनरी स्ट्रीम जैसा यूरिन पास हो जाता है जैसे पेशेंट खड़ा होता है और यूरिन लीक हो जाता है। और ग्रेड 3 जो है कि पेशेंट बेड में लेटा हुआ है और यूरिन लीक हो जाता है। सो यह जो है दिस इज़ अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब हम आगे मैं बताना चाहती हूँ कि उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो उसका जो डायग्नोसिस है बेसिकली बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली हम लोग जो चेकअप करते हैं गायनेक चेकअप, वो पेशेंट को एम्प्टी ब्लैडर हम चेकअप करते हैं, लेकिन यह जो पेशेंट रहते हैं उनको स्पेशली बोला जाता है कि आपको पेशाब रोक के रखना है और आपका फुल ब्लैडर चेकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। सो फुल ब्लैडर पेशेंट का पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन होता है। पेशेंट को खांसी करके कॉफिंग करने के लिए कहा जाता है
और स्पिलेज ऑफ यूरिन जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक किया जाता है। दूसरा है कि उनका सोनोग्राफी एडवाइजेबल रहता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि जब भी पेशेंट को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के रिस्क रहते हैं। प्लस जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, जो डायबिटिक है, ऐसे पेशेंट में भी यह समस्या ज़्यादा हो सकती है। सो डायग्नोसिस के लिए जैसे बताया मैंने कि उनका पर स्पेक्युलम गायनेक चेकअप होना ज़रूरी है। उसके बाद सोनोग्राफी, और अगर ज़रूरी है तो यह पेशेंट में यूरोडायनामिक स्टडी एडवाइस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उनका जो इंट्रावेसिकल प्रेशर है, जो स्ट्रीम जो है उसका प्रेशर कैसे है, वह सब डिटेल में पता चलता है। और अभी मैं बताना चाहती हूँ कि उनके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो पहले तो जो भी हाई रिस्क फैक्टर्स हैं कि जैसे ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो पेशेंट को साइमल्टेनियसली वेट लॉस के लिए भी एडवाइस किया जाता है। पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि अगर आप इवनिंग 5 बजे के बाद अगर वाटर इनटेक थोड़ा कम कर दें, या तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, या तो कैफ़ीन जैसे कॉफ़ी है, चाय है, इसका सेवन अगर कम कर देते हैं तो एटलीस्ट रात के टाइम आपकी ये जो समस्या है वो थोड़ी कम हो सकती है। दूसरा जो पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह बताए जाते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपको पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन प्लस पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती है। जैसे हम ऑर्किड हॉस्पिटल में हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, वह स्पेशली ऐसी जो महिलाएं हैं जो हाई रिस्क हैं उन्हें पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, जो पेशेंट को घर पे करनी है। कीगल्स एक्सरसाइज हम सिखाते हैं, वह भी पेशेंट घर पे कर सकते हैं। सो यह जो हो गया कि हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या तो शुरुआत में ही हम एक्सरसाइज वगैरह से आपके मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अभी दूसरा जो ट्रीटमेंट है कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको मेडिकल सपोर्ट यानी मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन होता है कि जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी खांसी आ गई, थोड़ा भी भारी सामान उठाया और अगर पेशाब छूट रहा है, तो यह पेशेंट को जो सर्जरी एडवाइस की जाती है उसे ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप यानी TOT सर्जरी कहा जाता है। और यह सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और ऑर्किड हॉस्पिटल में यह सर्जरी की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी नियर डियर हैं, उनको ऐसी कुछ समस्या है, तो उनको आपको बताना है कि एटलीस्ट आप अपना एक चेकअप करवा लो, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे जनरली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर यह समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सो अल्टीमेटली क्या होता है कि बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अगर यह इन्फेक्शन टाइम पे ट्रीट नहीं होता है तो वह किडनी तक पहुंच सकता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को किडनी में भी डैमेज हो सकता है। सो आपके नियर डियर को ऐसी कोई समस्या नहीं हो, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आपने यह वीडियो देखा है और आपको लगता है कि किसी और को ऐसी समस्या है, तो आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हो। आपको यदि कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब के साथ हम वापस आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।